क्या होगा कि अभी तक क्या होता था कि जो भी मोशन होते थे उसमें पार्टिकल एक ही डायरेक्शन पे कंटिन्यूसली चलता रहता था, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी में क्या होगा, अगर पार्टिकल को ऊपर फेंकोगे तो वापस वो नीचे भी लौट के आएगा, तो उसका डायरेक्शन उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी पार्टिकल का डायरेक्शन उल्टा हो सकता है, ठीक है, जिसमें अब वो जाएगा जिस रास्ते पे वापस उसी रास्ते पे लौटने लगेगा, वहां पे हमको साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। अब साइन कन्वेंशन क्या है उसको मैं समझा दूं। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम ऐसा मानते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो तो लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव लेना पड़ेगा। हमें इसकी अभी तक जरूरत पड़ी नहीं थी, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि पार्टिकल आगे जाके वापस लौट रहा होगा तो हमें इस लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे। अगर कभी इंक्लाइन सरफेस आएगी, आगे जाके इंक्लाइन प्लेन भी आ जाते हैं, तो इंक्लाइन प्लेन में भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ेगा। आप कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि हमेशा आपको ऊपर के डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मानना है, आपकी मर्जी है। आप अगर नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो तो हम ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव लेके क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। बट मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा तुम्हें उसमें हम लोग ऊपर का पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। अब क्योंकि ग्रेविटी का जो मोशन होगा अंडर ग्रेविटी, वो पार्टिकल ऊपर जाके वापस नीचे आने वाला है, तो अभी फिलहाल हमारा जो ध्यान रहेगा वो इस डायरेक्शन पे रहेगा जिसमें हम डाउनवर्ड को नेगेटिव और अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आपने उसको जो इनिशियल वेलोसिटी दी है वो अपवर्ड दी है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड दी है तो u की वैल्यू हमको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। वही अगर तुम बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके पार्टिकल को नीचे की तरफ थ्रो करते हो, तो अब तुमने जब नीचे की तरफ थ्रो किया है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी को तुम्हें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहां पर साइन कन्वेंशन किन में लगने वाला है? तो साइन कन्वेंशन लगने वाला है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। इन चार लोगों पे साइन कन्वेंशन लगने वाला है। टाइम पे कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगेगा, क्योंकि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है तो उस पर कई वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन इनकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि हमने किस तरफ उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से ग्रेविटी का जब मोशन होगा तो ग्रेविटी के अंदर तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूज करना है, और ग्रेविटी हमेशा लगती है डाउनवर्ड्स। ग्रेविटी हमेशा लगती है डाउनवर्ड्स, चाहे पार्टिकल ऊपर जाए या पार्टिकल नीचे आए, ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा ही नीचे की तरफ होगा। और नीचे का डायरेक्शन क्योंकि मैंने नेगेटिव माना हुआ है, तो जितने भी क्वेश्चंस हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के करेंगे उसमें इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हमें -g के बराबर लेना पड़ेगा। माइनस क्यों? क्योंकि अगेन मैंने कहा कि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, तो पार्टिकल ऊपर भी जाएगा तभी भी ग्रेविटी नीचे खींचेगी, पार्टिकल नीचे गिर रहा होगा तभी भी ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करेगी। इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू हम हमेशा -g के बराबर लेंगे। बाकी ये तीन लोग बच जाते हैं जिनके ऊपर साइन कन्वेंशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें लगाना पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा हम ग्रेविटी को 10 के बराबर लेंगे, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन को मैं -10 लिया करूंगा। अगर 9.8 लिखा होगा तो उसमें हम a को -9.8 यूज करेंगे। क्लियर है इतना साइन कन्वेंशन, ठीक। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हमें साइन कन्वेंशन डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। यहां पे s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान रखना ये डिस्टेंस नहीं है, इसमें सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण ये सब डिस्प्लेसमेंट कहे जाएगा। ये एक्सेलरेशन वेक्टर होते ही है, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। यहां पे किसी को भी स्केलर नहीं माना जाएगा, सबको वेक्टर माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि तुमने एक पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका, ये पार्टिकल ऊपर गया और लौट के वापस नीचे आके ग्राउंड पे गिर गया, ठीक है।
तो यहां पे हम अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे तो क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका गया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, जितनी भी होगी। अगर 20 मीटर पर सेकंड दी होगी तो u को हम लोग +20 लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका गया है। ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू ये तो हमेशा -g के बराबर होने वाली है, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा किसी भी क्वेश्चन में। और अब आ जाता है, मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका 0 होगा। ध्यान रखना, हमने फेंका है पॉइंट ए से, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, यहां से फेंका है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है पॉइंट बी पर, और वापस आके ग्राउंड पे गिरता है पॉइंट सी पर। ए और सी डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है, एक ही पॉइंट है। लेकिन क्यों? क्योंकि जिस रास्ते पे जाएगा उसी रास्ते पे वापस भी तो आएगा। लेकिन मैंने समझने के लिए कि जाने और आने का मोशन साफ साफ दिखे, इसलिए मैंने अलग अलग पाथ बना दिया है। हालांकि जिस रास्ते पे गया होगा उसी रास्ते पे वापस भी आया होगा। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हमें लेना है 0। क्यों? क्योंकि वापस उसी जगह गिर गया जहां से फेंका गया था, तो जिस जगह से फेंका वहीं गिर गया है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे 0 हो गया। अगर 3 लोग पता होंगे तो बाकी 2 लोगों के बारे में निकाला जा सकता है। तो हमें अननोन पता है, वेलोसिटी पूछेगा वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हमसे टाइम पूछेगा हम टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि हमने एक पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका और यह पार्टिकल ऊपर जाकर एक बिल्डिंग की छत पे गिर गया, यहां गिर गया। ठीक है। तो यहां से ए लिखते हैं, हाईएस्ट पॉइंट को बी लिखते हैं, जहां गिरा है उस पॉइंट को सी लिखते हैं, और ये जो हाइट है इसको हम लोग एच मान लेते हैं। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। फिर से ऊपर की तरफ फेंका है तो यू की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू -g, वो तो हमेशा फिक्स है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, अब डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी। तो अगर इनिशियली वो ए पे था और फाइनली वो सी पे है, तो हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो बी पे गया कि नहीं गया। हमने इनिशियली यहां पर उसको देखा, फाइनली हमने उसको यहां पर देखा। डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की दूरी। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल से फाइनल। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल से फाइनल कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था यहां से यहां तक की दूरी, जो आ जाएगा h। ये डिस्प्लेसमेंट है उसका। और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे हम लोग, +h। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल में ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने यहां पे डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव h लिखा है। ठीक है। फिर हो सकता है कि हम किसी पार्टिकल को किसी टॉवर के ऊपर से फेंकें, एक बिल्डिंग के ऊपर से फेंकें। तो ये कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर से हमने पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है और जाके वापस ग्राउंड पे आके गिर जाता है। ठीक है। जहां से फेंका है ए है, हाईएस्ट पॉइंट बी है, गिरने वाला पॉइंट सी है, और ये जो टॉवर है इसकी भी हाइट जो है वो h के बराबर है। ठीक है। हाइट पे आते हैं। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g। डिस्प्लेसमेंट -h या +h? नहीं, हाँ -h। ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट यहां है, फाइनल पॉइंट यहां है। डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा होता है इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो इनिशियली यहां पर था, फाइनली यहां पे है, तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में नीचे की तरफ आया है। तो जब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और अगर ये h की हाइट है तो डिस्प्लेसमेंट को -h। इतना साइन कन्वेंशन अगर आप हर क्वेश्चन में फॉलो करते हो तो आपको इक्वेशन बनानी आसान रहेगी। ठीक है। नोट कर सकते हो इन 3 केसेस को।
ठीक है, नोट किया सबने? हो गया नोट? ठीक है, तो देखो तुम्हें ना, मतलब मैंने ये सिर्फ बताया है कि साइन कन्वेंशन कैसे फॉलो करना, और तीन ही केस हो सकते हैं, मतलब मोस्टली तीन ही केस हो सकते हैं। ऑब्वियसली पार्टिकल को नीचे भी फेंक सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट में अक्सर गलती करते हो। तो डिस्प्लेसमेंट का याद रखना है, जिस पॉइंट से फेंका वहीं पे आके गिर गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। जिस पॉइंट से फेंका वहां से ऊपर गया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया, और जिस पॉइंट से फेंका वहां से नीचे गिर गया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। ये तीन केस आपको याद रखने हैं, ठीक है? चलो, अगर हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड की बात करें, कि अगर हम एक पार्टिकल को ग्राउंड से फेंकते हैं और ग्राउंड पे गिरता है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, हर एक केस में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी है, वो कहीं पर भी हो, ये अपने रास्ते पे चलता जा रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा माइनस जी है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है? तो एक क्वेश्चन ऐसे कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो लेकिन उसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो? पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो लेकिन उसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो, पॉसिबल है बिल्कुल। हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी जीरो हो और एक्सेलरेशन जीरो ना? नहीं, ये तो हो गया। वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो हो लेकिन वेलोसिटी जीरो ना हो, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जीरो है और वेलोसिटी कांस्टेंट से चलता जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। v इज इक्वल टू जीरो, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, पॉसिबल, एंड v इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड a इज इक्वल टू जीरो, ये भी पॉसिबल, दोनों पॉसिबल है। ठीक है? तो यहां पर क्या हुआ, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है, ए जीरो नहीं है। और अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है लेकिन उसमें उसका एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। ठीक है? याद रखना है, हाईएस्ट पॉइंट पे हर जगह पे वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है? अब देखो, ग्राउंड टू ग्राउंड में मैं तुम्हें फॉर्मूले बता दूंगा। ठीक है? क्या फॉर्मूले? हाइट का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला हम लोग सीख लेंगे, लेकिन चलो हम इस क्वेश्चन को पहले बिना फॉर्मूले के करते हैं। हमने उसको 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका है। ठीक है? आपको बताना है पहला पार्ट कि इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी। ठीक है? दूसरा बताना है इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब जब ग्राउंड में टकरा रहा होगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। और तीसरा हमको बताना है मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ये तीन चीजें हमको बतानी है।
टाइम कितना आता है? 2 सेकेंड, 4 सेकेंड आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितने टाइम तक वो हवा में रहा है, और कितने टाइम तक हवा में रहा है। तो ए से स्टार्ट करके जब तक वो सी पे नहीं गिर गया वो हवा में ही था, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें जब इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है, तो आप एक काम करोगे, आप लिखोगे कि हमें कहां से कहां तक का टाइम चाहिए। तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ए से लेकर सी तक का टाइम चाहिए। तो ए हमारा इनिशियल पॉइंट है और सी फाइनल पॉइंट है, जिससे कि हमें ए से लेकर सी तक का टाइम निकालना होगा। ठीक, अब क्या क्या पता है हमें? ए इनिशियल पॉइंट है तो हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, और क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो उसको हम लोग +20 लिखेंगे। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी +20 हो गई। एक्सेलरेशन हमको हमेशा ही -10 लेना है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट यहां पे 0 हो गया है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि अगर ए से जाकर वापस वो वहीं पे गिरने वाला है सी पे, तो ए और सी अलग अलग नहीं बल्कि सेम पॉइंट ही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अगर हमको 3 अननोन पता है तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं और हम फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो ये 2 पार्ट हो जाएंगे अगर हम इसमें कोई इक्वेशन को बनाते हैं। ठीक है, तो पहले चलो टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। अभी v को नहीं, पहले t निकालते हैं। तो t निकालने में हमको चाहिए UAST। ये 4 लोग आते हैं कौन सी इक्वेशन में? ut + ½ AT²। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले v निकाल लूं और t ना निकालूं? हो सकता है। कौन सी इक्वेशन बनाएंगे? v² = u² + 2as। तो हम दोनों में से पहले कोई भी निकाल सकते हैं। पहले हम टाइम निकालते हैं। तो टाइम अगर निकालते हैं तो ut + ½ AT² का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। s की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, टाइम t है ½ एक्सेलरेशन -10 है t का स्क्वायर। तो 0 = 20t - 5t²। 0 = 4t - t²। 5 को कॉमन लेके 0 कर दिया। ठीक, यहां से अगर हम t को कॉमन ले लें तो क्या आएगा ब्रैकेट में? 4 - t, ऐसा आ जाएगा। तो टाइम की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 आएंगी। कि देखो, अगर ये t का स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर t का स्क्वायर है तो टाइम की एक नहीं बल्कि 2 वैल्यूज तुम्हें मिलने वाली हैं। और हम लोग अगर t को कॉमन ले ले तो हम कहेंगे कि ये अगर 0 होना है तो या तो टाइम 0 हो जाए तभी भी ये 0 हो जाएगा, या टाइम 4 हो जाए तभी भी 0 हो जाएगा। 2 आंसर आएंगे, लेकिन फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? 4। इसमें कोई गलती है? नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। टाइम = 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था? टाइम जब 0 था तो पार्टिकल यहीं पर था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी 0 था। 2 आंसर आने का मतलब है 0, जब टाइम 0 है तभी भी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, और 4 सेकंड के बाद फिर से उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होने वाला है। हमको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछी है तो ऑब्वियसली हम कहेंगे 4 सेकंड के बाद वो वापस ग्राउंड पे आके गिर जाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो टाइम 4 सेकंड आंसर होगा। ठीक, अब हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे? v = u + at लगा दो। u की वैल्यू 20 है, एक्सेलरेशन -10 है, टाइम की वैल्यू हमने 4 सेकंड निकाली। v आता है -20। माइनस क्या बता रहा है? कि जब वो फाइनली ग्राउंड पे गिर रहा था तो उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ था। अपने आप नेगेटिव साइन आ जाएगा। तुम्हें नहीं पता कि वो किस तरफ जा रहा है, अपने आप साइन के संग बताएगा कि वो नीचे गिर रहा है या ऊपर जा रहा है। अगर मैंने पूछा होता कि उसकी वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद निकालो, तो क्या तुम इसी फॉर्मूले में टाइम को 1 सेकंड पुट करते? अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आती तो उस समय वो ऊपर जा रहा था, अगर नेगेटिव आती तो उस समय वो नीचे आ रहा है। तो नेगेटिव साइन अपने आप बता देगा कि पार्टिकल किस तरफ अपना मोशन कर रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, तो v हमारे पास -20 आया। अब हो सकता है कि जब तुम ऑप्शंस देखो तो तुमको -20 ना दिख के सिर्फ 20 लिखे, आप +20 मार्क कर दोगे, क्योंकि माइनस तो हमने माना है ना कि नीचे नेगेटिव है। क्वेश्चन बनाने वाला कहेगा कि नहीं नीचे पॉजिटिव है, उसकी मर्जी है, वो कुछ भी कह सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हम लोग को -20 अगर ऑप्शन नहीं दिखेगा तो +20 मार्क करेंगे, लेकिन अगर -20 और +20 दोनों दे देगा तो -20 मार्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि नीट में ऐसा हो जाता है, मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि ज्यादा सोचा नहीं जाता है,
वो मान के चलता है कि हमने नेगेटिव माना है तो सब लोग नेगेटिव मानेंगे, तो ठीक है, आप ध्यान रखोगे -20 अगर है तो -20 मार्क करेंगे, -20 नहीं है तो +20 मार्क करेंगे। ठीक है, तो चलो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, पहले दो पार्ट हो गए। मैक्सिमम हाइट, कहां से कहां तक की हाइट? ए से बी। अब हम इक्वेशन बनाएंगे फ्रॉम ए टू बी। अब इक्वेशन बनाई जाएगी ए टू बी, क्योंकि हमें ए से लेकर बी तक की हाइट पूछी है, यहीं से यहीं तक की उसकी हाइट जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो आप सबसे पहले ये लिख लोगे कि इक्वेशन बनानी किस पॉइंट के बीच में है। तो अगर मुझे इक्वेशन बनानी है ए से बी के बीच में, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20, एक्सेलरेशन क्या है, और कुछ पता है? फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि बी पर जब पहुंचता है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, तो वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। निकालना है डिस्प्लेसमेंट। क्या ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम आएगा? हाँ, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट नापो या ए से बी तक का डिस्टेंस नापो, दोनों सेम आएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन उसने अभी तक बदला नहीं है, अभी तक वो एक ही डायरेक्शन में चलता गया है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। लेकिन जब हम ए से सी की बात करेंगे तो डिस्टेंस अलग होगा और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। ठीक, तो ए से बी तक अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट? कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? v² u² प्लस 2s का फॉर्मूला लगा दो। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 20 का स्क्वायर है, 2a-10 है, s की वैल्यू आ जाएगी 20। ये उसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले वही सब हैं, कोई नए फॉर्मूले नहीं है, बट अंडर ग्रेविटी में आपको साइन कन्वेंशन का फॉलो करना पड़ता है कि हम ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, नोट किया। ओके, एक टॉवर के ऊपर से 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। ये पार्टिकल जाएगा ऊपर और फिर जाके वापस ग्राउंड पे गिर जाएगा। ठीक है, तो हमसे ये कहा गया है कि अगर इस टॉवर की हाइट 100 मीटर की है ठीक है, तो वापस वही तीन पार्ट्स हमको निकालने हैं। इनफैक्ट मैं तीन पार्ट्स में थोड़ा सा चेंज करता हूं। पहला पार्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा पार्ट है फाइनल वेलोसिटी, और तीसरा पार्ट है मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, और चौथा पार्ट है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये चार पार्ट्स करने हैं।
इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? टाइम फ्लाइट 10 सेकेंड, ठीक है। 60 -60 आया होगा, है ना? -60 क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ गिर रहा होगा, ठीक है, 60 कह सकते हो। हाँ, 40 नहीं आएगा, 40 से तो फेंका है तुमने, तो नीचे गिर के उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ, टोटल डिस्टेंस होगा 180, 260 और मैक्सिमम हाइट 180, ठीक है। तो देखो, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, इसका मतलब हमें टाइम चाहिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का। तो स्टार्टिंग पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है सी, और हमें ए से सी तक का टाइम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लिया जाए। तो ए इनिशियल पॉइंट है, और इनिशियल पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी है 40 के बराबर, ठीक है। एक्सेलरेशन हमेशा ही -10 के बराबर रहना है, तो ए को -10 लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना है? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि अगर तुमने फेंका है ऊपर से, गिरता है नीचे, तो एक्चुअली वो नीचे की तरफ आया है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है, और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हमको लेना पड़ेगा। हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो ऊपर गया कि नहीं गया। हमने देखा पहले यहां था, हमने देखा बाद में यहां गिर गया। यहां से यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ आएगा, और डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे -100। अभी कुछ देर पहले मैंने डायग्राम में भी यही समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट को कितना लेना है। अगर वो इनिशियल पॉइंट से नीचे गिरा है तो नेगेटिव में लेना है, इनिशियल पॉइंट से ऊपर गया है तो पॉजिटिव में लेना है, और इनिशियल पॉइंट पर ही आके गिर गया है तो 0 लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट -100 आपको लेना होगा। अब हमको ना तो टी पता है ना हमको वी पता है, तो ये दोनों वैल्यूज हमें एक ही इक्वेशन से आ जाएंगी, जिससे पहले दो पार्ट हमारे निकल आएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्स फाइनल वेलोसिटी। तो अब यहां पे अगर हम लगाते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी है? -100 की है। u की वैल्यू है 40, टाइम नहीं पता, टाइम t हो गया हाफ, एक्सेलरेशन हो गया -10, टाइम t का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 40t -5t स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करते हैं तो सारे टर्म्स एक साइड होने चाहिए। तो सारे टर्म एक साइड हैं, तो सबको हम लेफ्ट में ले जाते हैं, और सबको लेफ्ट में ले जाते हैं तो 5t² -40t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला टर्म स्क्वायर वाला होगा। क्यों? अच्छा, ये माइनस था, राइट, ठीक है, ठीक है। देखो, जब भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है सारे टर्म्स एक साइड होने चाहिए। सबसे पहला टर्म स्क्वायर का होना चाहिए, दूसरा टर्म पावर 1 का होना चाहिए, और तीसरा टर्म कांस्टेंट का होना चाहिए। एक ऑर्डर में ये लिखे होने चाहिए, पहले स्क्वायर वाला, फिर पावर 1 वाला, और फिर लास्ट में कांस्टेंट वाला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में ये सब 5 से डिविजिबल हैं, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, और इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं अब? t², सबको 5 से डिवाइड कर दो, -8t -20 इज इक्वल टू 0। कितने लोगों को क्वाड्रेटिक नहीं आती है? क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आता है, ठीक है। चलो, इसके लिए मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक तुमने कौन सी क्लास में पढ़ी है? 9th में, 10th में? आईसीएससी में कौन सी क्लास में? 7th से स्टार्ट हो जाता है। और सीबीएसई में 9th में या 10th में? दोनों में? चलो ठीक है, मैं बता दूंगा। पास कैसे कर लिए तुम लोग 10th 12th? फैक्टराइज करना आता है? वो भी नहीं आता होगा। फैक्टराइज करना कितने लोगों को आता है? फैक्टराइज करना, फैक्टराइज समझते हो?
इसको दो ब्रैकेट में ब्रेक करना कैसे करते हैं, क्या रूल होता है? हम देखते हैं कि अगर ये -20 है तो -20 किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आएगा, और -8 उन्हीं दोनों नंबर को ऐड करके आना चाहिए। ठीक है, वो तुम्हारे लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, तो सिंपल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व किया करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करते हैं तो t की वैल्यू होगी 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। a की वैल्यू यहां पे 1 है। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस माइनस कितना आ जाता है, ये 64 में से हम ऐड कर देंगे कितना 80, तो 144 डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम आ जाएगा 8 प्लस माइनस 12 बाई 2। तो टाइम की एक वैल्यू आएगी ऐड करके 10 और टाइम की दूसरी वैल्यू आएगी सब्ट्रैक्ट करके -2। ये आंसर नहीं हो सकता, 10 सेकेंड इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमको आंसर मिलता है 10 सेकेंड का। 10 सेकेंड के बाद वो वापस ग्राउंड पे आके गिरता है। ठीक है, तो हमारे पास मिल जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड। -2 टाइम कभी नेगेटिव आएगा तो वो हम आंसर में नहीं इंक्लूड करेंगे, टाइम की पॉजिटिव वैल्यू को ही इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन फिजिक्स में जो भी आंसर्स आते हैं उनका मतलब होता है। ठीक है, तो मैं खाली समझा रहा हूं -2 का क्या मतलब है, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है। हमें एग्जाम में सवाल आएगा तो हमें नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। -2 का मतलब हुआ क्या? -2 का मतलब यह हुआ कि अगर यह पार्टिकल मान लो ग्राउंड से शुरू करता, यहां से शुरू करता, तो जब यहां से स्टार्ट करके यहां गिरा है तो क्या डिस्प्लेसमेंट -100 है? और अगर यहां से स्टार्ट करके यहां गिरता तभी भी डिस्प्लेसमेंट -100 होता। इसका कहने का मतलब है कि अगर तुम पास्ट में चले जाओ, 2 सेकंड पहले चले जाओ, -2 का मतलब तुम नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए, तो तुम 2 सेकंड पहले चले जाओगे तभी भी वो तुमको ग्राउंड पे ही मिलेगा। अगर ये इस यहां से आ रहा होता और ऐसे गिरता तो यहां से 10 सेकंड के बाद भी ग्राउंड पे गिरता और यहां से 2 सेकंड पहले भी वो ग्राउंड पे ही पाया गया होता। इसलिए टाइम की वैल्यू -2 आई है, पास्ट में 2 सेकंड पहले वो ग्राउंड पर होता। हालांकि मैंने कहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें आंसर पॉजिटिव आएगा वही लिखना है, नेगेटिव आंसर हमें हमेशा हटा देना है। ठीक है, तो 10 सेकंड इसका आंसर आ गया। तो पहले दो पार्ट, पहला एक पार्ट हो गया। क्वाड्रेटिक से बचना चाहते थे तो हम बिना क्वाड्रेटिक के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कैसे? पहले v निकाल लेते। अगर तुम पहले v निकाल लेते तो हम बिना क्वाड्रेटिक के उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, समझो। अगर मान लो मुझे v निकालना होता, ठीक है, मुझे u a s v इन चारों को यूज करना है, तो क्या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को लगाते हैं। u कितना है 40, 40 का स्क्वायर कर दिया। 2a कितना है -10, डिस्प्लेसमेंट है -100। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, ये कितना आ जाएगा प्लस कितना 2000। 2000 प्लस 1600 का मतलब कितना हो गया 3600। तो v को हम निकालेंगे तो क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट, +60 और -60 दो रूट आएंगे क्योंकि हमको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, तो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है 60। आंसर प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? माइनस लेंगे क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा था तो उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए थी -60। तो फाइनल आंसर हम वेलोसिटी का लिखते v इज इक्वल टू -60, ये आंसर लिख देते। ठीक, तो मैं कह रहा हूं कि पहले टाइम ना निकाल के पहले तुम v निकाल लो, और एक बार v निकल गया तो अगर हमको v पता है तो क्या अब v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से भी तो टाइम आ जाएगा।
v पता चल गया है, u पता है, a पता है, इसको हम यूज ही नहीं करेंगे और v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे, वहां से भी आपको टाइम 10 सेकंड मिल जाएगा और क्वाड्रेटिक भी नहीं लगानी पड़ेगी। समझ में आया क्या किया है? तो पहले आप वेलोसिटी निकाल लें और उसके बाद टाइम निकाल लें, अगर क्वाड्रेटिक नहीं समझ में आ रही है तो। ठीक है, हाँ, लेकिन क्वाड्रेटिक जरूरी है, फिजिक्स में आपको कई बार क्वाड्रेटिक करनी पड़ेगी, तो जिनको नहीं आता है मैं समझा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। v की वैल्यू हमको पता चल गई -60 और टाइम की वैल्यू पता चल गई 10 सेकेंड। और जैसा मैंने कहा कि एक बार आपने v निकाल लिया है, ठीक है, एक बार आपने v निकाल लिया है तो हम टाइम को निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80 की भी मदद से। तो v को क्या लिख देंगे? -60, u है 40, a है -10 और टाइम हमको निकालना है। ये जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -100 इज इक्वल टू -10t। टाइम यहां से भी मिल गया 10 सेकेंड। यहां पे तुम्हें क्वाड्रेटिक भी नहीं लगानी पड़ी, हमने v निकाला और फिर t निकाला। नोट किया? ठीक है, दो पार्ट हो गए, अभी दो पार्ट बाकी हैं। एक पार्ट में पूछता है मैक्सिमम हाइट और दूसरे पार्ट में पूछता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब यह हुआ कि हमने यहां से इसको अगर प्रोजेक्ट किया है तो ये कितनी हाइट पर जाके वापस ग्राउंड पे गिरने वाला है, ये टॉवर है। तो जहां पर भी इस पॉइंट को मैंने बी कहा था, इसको ए कहा है, इसको सी कहा है, ये 100 मीटर का हाइट का टॉवर है और हमको टाइम निकालना है ए से लेकर बी तक का। तो इक्वेशन भी बनाई जाएगी ए से लेकर बी तक की, जहां से जहां तक हाइट पूछी है वहां से वहां तक की इक्वेशन बनाई जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 40 की है, फाइनल वेलोसिटी ए से बी, बी पर फाइनल वेलोसिटी 0, हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, तो बी पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ए की वैल्यू ये तो हमेशा पता है, 3 लोग पता है, दो कोई भी चीजें पूछी जाए निकाल सकते हैं। और हमको यहां पर पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी तक का, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वही उसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से आप यूज करेंगे वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी की वैल्यू हो गई 0, यू की वैल्यू हो गई 40 का स्क्वायर, 2, ए की वैल्यू -10, एस निकालना है, एस इज इक्वल टू 1600/20, ये आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हमको मिलता है ए से बी तक का 80 मीटर और यही उसकी हाइट है जहां तक वो पहुंचा है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत है, मैक्सिमम हाइट पूछी तो जरूर है लेकिन ग्राउंड से पूछी है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। और अगर ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पूछी है तो हमें ये 100 मीटर में वो ए से बी तक की दूरी को ऐड करना पड़ेगा। तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 100 + 80 इज इक्वल टू 180 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट हो गई ग्राउंड से। ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स क्या होती हैं? आपने आंसर निकाला 80, लिख दिया 80, लेकिन दो ऑप्शन थे 80 और 180। तो देखना है कि मैक्सिमम हाइट पूछी कहां से है, ग्राउंड से पूछी है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन आप हड़बड़ी में पढ़ते हो और लास्ट में आंसर आप गलत मार्क करके आ जाते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ें, 2 बार पढ़ लें, जो पूछा है वही निकालेंगे। ग्राउंड से पूछा है तो ग्राउंड से 100 में 80 जोड़ के 180 मीटर निकालेंगे। ठीक है, दूसरा पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
लास्ट पार्ट है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस का मतलब ए से बी जाना, फिर बी से यहां तक गिरना और फिर ये गिरना। तो ए से बी कितना आया है? ये 80 आया है। अगर ये 80 है तो ऑब्वियसली ये भी 80 ही रहेगा, और ये 80 है फिर ग्राउंड पे गिरेगा तो ये 100 रहेगा। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 80 प्लस 80 प्लस 100। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस को हम लिखेंगे 80 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 100 मीटर। तो ये आ जाएगा कितना? 260 मीटर। ठीक है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप, मैं फिर हर क्लास में तुमसे यही बताता हूँ, घर में जाके खुद से करने हैं। ठीक है, आप अगर जो नोट्स बना रहे हो उसको आप सिंसियरली फॉलो करते रहो, रिवीजन उसका करते रहो, क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं उन क्वेश्चंस को करते रहो, तो उस क्वेश्चंस पे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप बुकलेट और डीपीपी लगाएं। ठीक है, बुकलेट लगाना जरूरी है क्योंकि उसमें आपको डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो लगा लो, डीपीपी लगा लो और प्रीवियस ईयर लगा लो। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है कि कोई और तुम और बुक उठा लो उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, नहीं। अगर तुम इन चीजों को लगातार करते रहते हो, रिवाइज करते रहते हो, तो तुम्हारी प्रिपरेशन सही चलेगी। ठीक है, तो आपको इन तीन चीजों को फॉलो करना है, बुकलेट, डीपीपी एंड प्रीवियस ईयर। बस इन तीन चीजों को अगर आप करोगे तो आपका इस कोई कोई भी चैप्टर में अपने आप स्ट्रांग होता जाएगा। और रिवीजन करते रहो लगातार। लगातार का मतलब ऑब्वियसली रोज तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक हफ्ते बाद एक बार नोट्स देख लिए क्या है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सर्कल कर लो, जो तुमसे नहीं हुए थे, जिसमें तुम फंसे थे, उनको अटेम्प्ट करो। तो इनको अगर तुम करते रहोगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन सही चलेगी। रिवीजन करना जरूरी है, आगे पढ़ते जाओगे पीछे भूलते जाओगे, तो पीछे की चीजों को रिवाइज करते रहो। और मैं जो टेस्ट लूंगा उसमें पहले वाले चैप्टर्स भी इंक्लूड करता रहूंगा। ठीक है, जैसे एक टेस्ट हुआ जो फ्रेश पढ़ाया है उसका ले लिया खाली, लेकिन जो अगला टेस्ट होगा उसमें पीछे का पूरा आएगा जो आपने वहां पर पढ़ा होगा। ठीक है, तो इन चीजों को अगर आप करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्होंने इन्हीं मेथड्स को फॉलो किया है, कुछ स्पेशल नहीं किया है। ठीक है, हाँ, लेकिन हार्ड वर्क करना जरूरी है। आप मेहनत करते रहोगे, ठीक है, तो आपको ये लगेगा आज की यार ठीक है यार मेरा सिलेक्शन लगता है नहीं होगा, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको लगातार मेहनत करती रहनी पड़ेगी, रोज मेहनत करते रहो, क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनका मुझे उनसे जीरो उम्मीद थी कि सिलेक्शन होगा, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने सिलेक्शन करवाया है, मेहनत करी है। तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, आप मेहनत करते रहोगे तो सिलेक्शन होने के अच्छे चांस है। मेहनत नहीं करोगे, सोचोगे बैठे बैठे सिलेक्शन हो जाए, तो वो तो कभी भी नहीं होगा, तो फिर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उससे अच्छा कुछ और कर लो। तो लगातार मेहनत करो, गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर मेहनत करोगे फेल हो जाओगे कोई बात नहीं, एक बार मेहनत करना सीख लोगे तो तुम जिंदगी में कभी भी मेहनत करने के लिए तैयार रहोगे। ठीक है, तो ये जो तुम कंपटीशन की तैयारी करते हो, ये सिर्फ कंपटीशन की तैयारी नहीं, ये तुम्हारे अंदर एक स्किल डेवलप कराने की तैयारी है कि तुम किसी भी समय कोई भी मेहनत करने का काम होगा जिसमें तुम्हें लग कर उसमें भिड़े रहना है, वो तुम सीख जाते हो। ठीक है, तो ये जब तुम्हारे अंदर ये चीज डेवलप हो जाएगी कि मुझे इस चीज के लिए मेहनत करना है, सब कुछ छोड़ के मेहनत करना है, तो ना सिर्फ अभी तुम अगर मान लो फ्यूचर में कोई भी तैयारी करते हो, किसी भी आईएएस वाईएएस की तैयारी करते हो, तो तुम उसमें जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें अभी से मेहनत करना नहीं आता है तो आगे भी तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम पहले ही गिव अप कर दोगे कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा।
और जब तुम पहले ही गिव अप कर दोगे मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियसली वो चीज कभी अचीव भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सब कुछ भूल के 1 साल आप सिर्फ पढ़ाई करें। 1 साल कुछ ना करें, फोन किनारे रख दें, सब कुछ किनारे रख दें, अगर अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तुम खुद अपने आप पे प्राउड फील करोगे कि हाँ मैंने मेहनत करी। नहीं तो गिल्ट में ही रहोगे, यार बर्बाद कर दिया 1 और साल। गिल्ट में रहना है तो रहो, फिर अगले साल फिर से यही करोगे। तो अगर मेहनत करना चाहते हो तो ये तुम्हारे पास हाई टाइम है, सब कुछ भूल जाओ, दोस्त वोस्त भी भूल जाओ। ठीक है, अगर दोस्ती करनी भी है तो उससे दोस्ती करो जो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता है उससे कहो कि नहीं भाई 1 साल बाद मिलेंगे। मैं सीरियसली बता रहा हूं, जो तुम्हारी संगत होगी उससे तुम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगे। ठीक है, तुम्हारा अगर दोस्त नहीं पढ़ता है तो तुमको नहीं पढ़ने देगा, वो नहीं पढ़ने देगा क्योंकि उसको तो पढ़ना ही नहीं है, उसको लगता है क्या करना है पढ़ के, तुमको भी नहीं पढ़ने देगा, तो खुद डूबेगा तुमको भी डुबाएगा। तो छोड़ दो उसको, क्योंकि ठीक है हम दोस्त हैं बट 1 साल के बाद दोस्ती निभाएंगे, अभी छोड़ दो। क्योंकि आज से तुम 10 साल बाद कहां होगे, तुम्हारा दोस्त कहां होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना उसकी लाइफ में ना तुम्हारी लाइफ में। ठीक है, मेरे भी दोस्त थे, वो कुछ मेरे हर वैरायटी के दोस्त हुआ करते थे। कुछ दोस्त थे जो बहुत पढ़ते थे और कुछ दोस्त थे जो गुंडे लोग थे। गुंडे लोग से दोस्ती इसलिए करनी पड़ती थी कि भाई कोई आए तो बचा के रखे। लेकिन हाँ, मेरे जो दोस्त थे, मैं 4 फ्रेंड थे और चारों ने आईटी निकाला था, क्योंकि हम 4 लोग अगल बगल ही रहते थे और जब तक उसकी लाइट नहीं बंद होती थी मैं पढ़ता रहता था, और रात भर लाइट जलती रहती थी, मैं रात भर पढ़ता रहता था। पता चला कि वो लाइट जला के सोता है, लेकिन मैं उसके चक्कर में पढ़ता रहता था। ठीक है, उसका भी हुआ मेरा भी हुआ, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको एक मोटिवेशन चाहिए होता है। अगर आपका दोस्त पढ़ने वाला है तो उससे कॉम्पीट करो, उससे कंपटीशन है तुम्हारा। जो नहीं पढ़ने वाला उससे कोई कंपटीशन नहीं है तुम्हारा। ठीक है, जो फर्स्ट रैंक ला रहा है उससे कंपटीशन है, जो तो लास्ट रैंक ला रहा है उससे कोई कंपटीशन नहीं है तुम्हारा। और तुम्हारी अगर लगता है तुम्हें फर्स्ट रैंक आ गई, तुमने सब कुछ अचीव कर लिया, नहीं, नहीं अचीव किया भाई। फर्स्ट रैंक तुम्हारी यहां आई, ऑल इंडिया में थोड़ी ना आई है। अभी और इंप्रूव करना है, हमेशा इंप्रूवमेंट के चांसेस लगे रहेंगे। आपको हमेशा अपने आप को इंप्रूव कराते जाना है, मेहनत करनी नहीं रोकनी है, हमेशा मेहनत करते रहना है लगातार। मुझे नहीं पता कितने घंटे तुम लोग पढ़ते हो घर में, 1 घंटा पढ़ते हो, पढ़ सकते हो 1 घंटा। लेकिन मैंने देखो, एक होता है कि गॉड गिफ्टेड कुछ लोग होते हैं, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और उन्होंने आईआईटी में अंडर 100 रैंक भी निकाली। ऐसे बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है। उनके संग क्या होता है कि वो बैठे रहते हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे वो 100 कदम आगे पहुंच चुके हैं, वो सोच चुके हैं कि और क्या क्या हो सकता है और दिमाग में वो सॉल्व भी कर चुके हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं। ठीक है, वो ऐसे होते हैं कि आप उनको पढ़ा ही नहीं सकते। उनको मतलब अगर मैं कोई चीज, जैसे आज मैं तुमको ये टॉपिक सिखाया, ठीक, मैं उनको अगर सिखाऊंगा वो भी पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर वो इतनी दूर तक सोच लेंगे जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते। वो बहुत कुछ सोच लेंगे, कहेंगे अच्छा ये ऐसा होता है, ये भी तो हो सकता है, वो सारी चीजें अपने दिमाग में कैलकुलेट करते 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 ये पूरा चैप्टर खत्म भी कर लेंगे। और जब वो तुम कोई क्वेश्चन दोगे तो उनको 2 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में, 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। 2 सेकंड तो बहुत कम हो गया, लेकिन हाँ बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे और चुपचाप सॉल्व करके बैठ जाएंगे, कोई कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे, पेशेंसली वेट करेंगे, बाकी लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है अब अगला क्वेश्चन आया फिर सॉल्व। और अगर उनमें से 2-4 बच्चे ऐसे हुए तो फिर आपस में वो कंपीट करते थे, आपस में कंपीट करते थे कि अब देखते हैं पहले कौन सॉल्व करेगा, पहले कौन सॉल्व करेगा, पहले कौन आंसर बताएगा। ये कंपटीशन तुम लोग में भी आपस में होना चाहिए कि सॉल्व करके आंसर पहले कौन निकालेगा, जो पहले आंसर निकालेगा वो जीतेगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन दिया तो वही एकदम जोश के साथ तुरंत सॉल्व करना है, पहले आंसर बताना है। जब तुम ये सब चीजें करते हो ना, कंपटीशन अपने अंदर रखते हो, तो अपने आप तुम्हें लगता है कि यार मुझे इसको करना है। घर में जाकर तुम पढ़ोगे और मेहनत करोगे और सबसे पहले करने की कोशिश करोगे, टेस्ट में अच्छी रैंक लाने की कोशिश करोगे। ये कंपटीशन तुम्हें अपने अंदर लाना होगा। ठीक है, आपको ये चीजें बहुत लाइटली नहीं लेनी है कि ठीक है यार अभी तो बहुत टाइम है, कुछ टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम है। अभी सिलेबस अभी थोड़ा धीमे है, अभी सिलेबस की स्पीड और तेजी से बढ़ने लगेगी। ठीक है, और एक बार सिलेबस की स्पीड बढ़ने लगेगी तो फिर तुम लोग लैग करने लगोगे, पीछे की चीजें तुमने कंप्लीट नहीं करी, अभी की चीज कंप्लीट कर नहीं पा रहे हो, अगला चैप्टर शुरू हो गया है, क्या किया जाए। तो इन्हीं चीजों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट को टाइम दो। कुछ लोग कहते हैं कि सर फिजिक्स डिफिकल्ट होती है, ठीक है चलो मान लिया फिजिक्स डिफिकल्ट है, बायो तो सबके लिए सेम है,
बायो में तो कोई स्किल नहीं चाहिए तुम्हें, बायो में कोई मैथमेटिकल स्किल नहीं चाहिए तुम्हें, तो बायो में क्या तुम हाईएस्ट नंबर ला पा रहे हो? नहीं, हाईएस्ट नंबर अभी भी उसी के आ रहे हैं जिसके फिजिक्स में हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं। तो क्यों? जिसकी फिजिक्स अच्छी है तो उसकी मैथमेटिकल स्किल अच्छी है, बायो में कोई मैथमेटिकल स्किल तो नहीं चाहिए, तो भाई बायो में टॉप करके दिखाओ अगर तुम्हें फिजिक्स डिफिकल्ट लग रही है तो वैसा भी तो नहीं होता है। तो जो फिजिक्स में टॉप कर रहा है वही बायो में टॉप कर रहा है। रीजन, क्योंकि वो पढ़ रहा है, और जो नहीं पढ़ रहा है वो किसी चीज में भी टॉप नहीं कर पाएगा, इनफैक्ट उसकी रैंक बहुत नीचे आएगी। ठीक है? अगर तुम्हारी रैंक नीचे है, मान लो तुम्हारी रैंक है 40, तो तुम ऐसा कुछ कमाल नहीं कर दोगे कि एक ही बार में तुम्हारी रैंक फर्स्ट आ जाएगी। धीरे धीरे टारगेट सेट करो। 40 रैंक है, अगली बार मुझे टॉप 30 में आना है, टॉप 30 में आने की मेहनत करो। टॉप 30 में है, अगली बार मुझे टॉप 25 में आना है। धीरे धीरे मेहनत करो, टेस्ट बहुत सारे हैं, तो अगर तुम धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करोगे तो अपने आप को टॉप 10 में पाओगे, और जब तुम टॉप 10 में रहोगे तुम खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है? तो तुम्हें जो टॉप 10 है उनमें से लोगों को हटाकर अपनी जगह बनानी है, और उसके लिए भाई मेहनत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है? अब जितना पढ़ सकते हो, जैसे यहां पे तुम कोचिंग में कितना समय देते हो? 8 बजे से लेकर 1 बजे तक है ना? और क्या टाइम देते हो? आधे घंटे आने जाने में मान लो, तो कितना टाइम हो गया? 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे मान लो। 7 घंटे के अलावा तुम्हारे पास कितना समय बचता है अभी? वो हाँ 17 घंटे बचते हैं। उन 17 घंटे में कितने घंटे पढ़ते हो? 5। बाकी बाकी टाइम नहीं पढ़ते हो। फोन कितना यूज करते हो? सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। नेटफ्लिक्स में सीरीज निपटा देते होगे एक रात में, नहीं है? कुछ बच्चे, मुझे पता है, सीरीज टू सीरीज चलती रहती है उनकी। आज अमेजॉन प्राइम में एक नई सीरीज आई, उसको देखते हैं। नहीं देखते हो? चैटिंग करते हो, यूट्यूब रील्स में 1-1 घंटा कब चला जाता है पता ही नहीं चलता, मुझे नहीं पता चलता। ठीक है? तो ये सब चीजें अभी छोड़ दो, ये सब चीजें तुम्हारे पास 1 साल के बाद भी रहेंगी। डिपेंड करता है कि 1 साल के बाद वो चीज तुम घर में देख रहे होगे या तुम कॉलेज में देख रहे होगे, वो तुम ही डिसाइड कर सकते हो। ठीक है? तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे अलावा कोई और डिसाइड नहीं कर सकता है, तुम्हें ही डिसाइड करना है। तुम्हारे पापा मम्मी बोलें या मैं बोलूं, मेरे बोलने से या किसी के बोलने से तुम पढ़ोगे नहीं। ठीक है? किसी के बोलने से कोई नहीं पढ़ता है। पढ़ता कौन है? जो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, जिसको लगता है कि मुझे करके दिखाना है, और मुझे करके दिखाना है, तो वो खुद अपने आप में मोटिवेटेड रहेगा, वो काम करेगा। जो मोटिवेटेड नहीं है उसको बोल के भी कोई फायदा नहीं है, वो काम नहीं करेगा। ठीक है? बट भाई समझ लो, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम चाहते हो जिंदगी में मजे करना, है ना? फरारी हो, सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं पता है मुझे। फरारी हो, फरारी नहीं तो चलो BMW ही मिल जाए, हाँ X5 नहीं तो X1 ही मिल जाए। तो सपने ठीक है, सपने अपनी जगह हैं, बट उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? सब चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं कि आपको बस थाली में परोस के दे दिया जाएगा कि लो बेटा। पापा मम्मी भी एक टाइम तक तुम्हारी मदद करेंगे, एक समय के बाद बोलेंगे कि ठीक है यार तुम अपना फ्यूचर खुद बनाओ, तुम्हारे लिए हम जो कर सकते हैं हमने किया, लेकिन तुम जब खुद ही नहीं कर सकते हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो एक लिमिट तक सब लोग साथ रहने वाले हैं। अभी तुम्हारे पास पेरेंट्स हैं जो तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तुम 18, 19, 20 के एज की एज में होगे, 21, 22 भी हो सकते हो, लेकिन आज से 5-6 साल बाद तुम्हें खुद अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ करना पड़ेगा। और तब तक देर ना हो जाए कि तुम BSc कर रहे हो, फिर MSc कर रहे हो, फिर PhD कर रहे हो, फिर इसी में तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी। अगर अभी मेहनत कर लोगे तो उसका जो प्राइस है वो बहुत अच्छा है, और अभी मेहनत नहीं करोगे तो फिर तुम जिंदगी भर पछताओगे। ठीक है? तो मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं कि होता यही है। जिस एज में तुम लोग हो उस एज में बहुत सारी चीजें होती हैं जो तुम्हें डेविएट करेंगी अपने पाथ से। उन सारी चीजों से दूर रहो और बस एक फोकस ला के रखो कि मुझे पढ़ना है। ठीक है? पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो सकता है, नहीं पढ़ोगे तो नहीं हो सकता है। गिव अप नहीं करना है, मेहनत करते रहनी है। मेहनत करते रहोगे तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचोगे। इसके लिए अपने आप पर विश्वास रखो। ठीक है? और
आपको बस कुछ प्रोसेस फॉलो करना है 1 साल तक। मैंने बताया, फिजिक्स के बारे में बता चुका हूं, क्लास में कराए क्वेश्चंस को रिवीजन करना है, ठीक है। घर में जाके उन चीजों को खुद से सॉल्व करना है, डीपीपी सॉल्व करनी है, बुकलेट सॉल्व करनी है। आपको डाउट है आप आके मुझसे पूछें, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन काम तुम्ही को करना है, मुझे नहीं करना है। सॉल्व सॉल्व तुम्ही को करना है, मेहनत तुम्ही को करनी, ठीक है। अब आगे मैं कभी तुम्हें ये लेक्चर नहीं देने वाला हूं, मैं तुम्हें अभी से इस बात को सिर्फ बताना चाहता हूं कि इट्स हाई टाइम कि अब आप वर्क हार्ड करना स्टार्ट कर दें। लेट हो जाएगा तो पीछे का जो लैग है वो तुम कभी नहीं कंप्लीट कर पाओगे, और आगे की चीजें पे से भी तुम भागने लगोगे, पढ़ाई से मन हट जाएगा, पढ़ाई करना बंद कर दोगे। तो पढ़ाई करना ना बंद करो, इसके लिए अभी से तुम उनमें काम करो, उन चीजों पे, और अभी से मेहनत करो, ठीक है। चलो ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं इसके ऊपर। और जिनको भी मैथमेटिक्स में दिक्कत है, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक एक बहुत बेसिक चीज है, मैं बता दूंगा उनको। हालांकि जो उनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी दिक्कत है, वो वीडियो लेक्चर जाके देख सकते हैं। मैं वीडियो लेक्चर मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप उनको जाके देखें। ट्रिग्नोमेट्री का है, वो भी जाके देखो। तो तुम्हें अपनी कमजोरी पे खुद ही काम करना होगा, ठीक है। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, बट मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम जाके उन लेक्चर्स को देखो, उनमें जो बताया गया उनके नोट्स बनाओ, फिर आके मुझसे पूछो। मैं हमेशा अवेलेबल हूं तुम्हें उन चीजों को बताने के लिए जिनमें तुम्हें दिक्कत है, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक बहुत बेसिक चीज है, तुम चाहो तो उसकी कोई भी वीडियो लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि सिंपल एक रूट निकालना होता है, 5 मिनट में सीख जाते हैं। प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे तो रूट्स आ जाएंगे। अदरवाइज मैं क्लास में भी बता दूंगा कैसे रूट्स निकालते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये करते हैं। क्वेश्चन लिखोगे। A particle is projected a particle is projected vertically upwards from the ground. Particle is projected vertically upwards from the ground with the speed of 40 meter per second. With the speed of 40 meter per second. Find the time at which it will be at the height of find the time at which it will be at the height of 60 meters from the ground. Find the time at which it will be at the height of 60 meters from the ground. ठीक है, करें ट्राई। चालीस मीटर पर सेकेंड से फेंका है, कितने समय के बाद वो 60 मीटर की हाइट पे पहुंचेगा? नहीं, क्या और किसी कोई आंसर आया है? दो आंसर आएंगे इसके, 6 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, दो आंसर इसके आने चाहिए।
दो आंसर क्यों आएंगे? क्योंकि हमसे कहा गया है कि ये 60 मीटर की हाइट पे कब पहुंचा, तो इसका मतलब अगर ये 60 मीटर की हाइट पे पहुंच रहा है तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट 60 के बराबर होगा? क्योंकि अगर ये यहां पहुंचा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट 60 के बराबर होगा। इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है 40 है, एक्सेलरेशन हमको पता है -10 है, और डिस्प्लेसमेंट हमको पता है 60 है। क्योंकि 60 मीटर की हाइट मतलब 60 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक 60 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव हमें लेना है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ऊपर की तरफ गया है तो डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेना है। एस पता है, यू पता है, ए पता है, टी निकालना है, तो आपको क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हालांकि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, पर 2s से पहले v निकाल के भी t निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक से बचना चाहते हो तो पहले v निकाल लो और फिर t निकाल लो, जैसा हमने अभी किया था। अदरवाइज क्वाड्रेटिक हमको सॉल्व करनी ही होती है अक्सर, तो उससे भागना नहीं है, क्वाड्रेटिक को यूज करना है। तो 40t प्लस हाफ माइनस 10t स्क्वायर, तो 60 इज इक्वल टू 40t माइनस 5t स्क्वायर। सबको लेफ्ट में ले आते हैं तो 5t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये सब लोग 5 से डिवाइड हो सकते हैं तो डिवाइड कर देते हैं, तो t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक के जब रूट निकालते हैं तो ये आ जाता है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, मेरे ख्याल से इनको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है, कर सकते हैं। आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं। ये आएगा t माइनस 2 t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आता है। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू आती है 2 सेकेंड एंड टाइम की वैल्यू आती है 6 सेकेंड। दोनों टाइम पॉजिटिव हैं तो दोनों आंसर सही है। ठीक है, दोनों टाइम पॉजिटिव हैं तो दोनों आंसर सही हैं। इसका मतलब ये 60 मीटर की हाइट पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा 2 बार? क्योंकि जब तुमने इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया था तो ये ऊपर यहां पर पहुंच के रुका नहीं, ये और ऊपर गया और फिर आके ग्राउंड पे गिरता है। तो अगर देखा जाए तो एक बार ये यहां पर 60 मीटर की हाइट पे पहली बार जब पहुंचा तो टाइम 2 सेकंड हुआ था, लेकिन 2 सेकंड के बाद ये रुका नहीं और ऊपर गया और फिर वापस आया। तो जब यहां पहुंचा तो क्या वापस वो 60 मीटर की हाइट पे है? 60 मीटर की हाइट पर है, तो 60 मीटर की हाइट पर यहां पर भी है, 60 मीटर की हाइट पे यहां पर भी है। तो जब यहां पे पहुंचा तो अब तक टोटल टाइम कितना हो चुका है? 6 सेकंड। तो 2 टाइम आ रहे हैं। इसका यह मतलब है कि यह पार्टिकल उस हाइट पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार पहुंचता है। एक बार जाते समय पहुंचता है और एक बार लौटते समय पहुंचता है। दोनों समय उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? दोनों समय उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 60 का। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? देखो, गया और आया होगा, एक ही रास्ते पे गया होगा, एक ही रास्ते पे आया होगा, अलग अलग पे थोड़ी ना जाता आता है। तो 60 मीटर की हाइट पर जब पहुंचा होगा तो एक बार जाते समय पहुंचा होगा, रुका होगा, लौटते समय फिर से वहीं पहुंचा होगा। तो 60 मीटर की हाइट पर वो 2 बार पहुंचता है। एक बार पहुंचता है 2 सेकंड में, एक बार पहुंचता है 6 सेकंड में। ठीक है, सेम क्वेश्चन आगे आप प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा, जब पार्टिकल को किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाएगा और इस तरीके से पार्टिकल गिरेगा। ठीक, मैं वहां पर भी पूछूंगा कि पार्टिकल 60 मीटर की हाइट पर कब पहुंचा। तो 60 मीटर की हाइट पे ये 2 बार पहुंचेगा। एक बार यहां पहुंचेगा जाते समय और फिर यहां पहुंचेगा आते समय। ठीक है, तो जैसे वर्टिकल मोशन हो रहा है सेम प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी चलेगा। जब भी तुम्हारे पास 2 टाइम आ रहे हैं और दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब उस जगह पर वो 2 बार पहुंचा है, एक बार जाते समय और एक बार लौटते समय पहुंचा होगा। क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी को खत्म करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ग्राफ का पार्ट स्टार्ट करते हैं।